हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 21 मार्च 2024। देखते देखते आपका मार्च महीना भी आपका यहाँ पे बीतते हुए जा रहा है। देख सकते हैं मार्च मंथ यानी आपका तीसरा मंथ भी आपका ख़त्म होने जा रहा है। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, आप में से कुछ लोगों ने बेसिकली, बहुत सारे लोग बेसिकली यूपीएससी का फॉर्म भरे होंगे और आप देख सकते हैं चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी आपका 19 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। जिसकी वजह से यूपीएससी के द्वारा जो डेट पहले से अनाउंस किया गया था 26 मई, जो कि होने वाला था प्रीलिम्स का पेपर, अब उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया और पोस्टपोन करके 16 जून कर दिया गया। उसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी यहाँ पे जारी किया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। यूपीएससी के द्वारा रिसेंट में नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया एग्जाम पोस्टपोन करने को लेकर के लोकसभा चुनाव की वजह से। ठीक है, तो जितने भी लोग, पहली बात, जो लोग एलिजिबल हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उस सभी लोग उसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। जो भी अपने मनपसंद कैंडिडेट होंगे बहुत सोच समझ करके उनको वोट दीजिएगा, जो कि आपके फ्यूचर्स को लेकर के, जो के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिनको लग रहा है कि आपके लिए वेलफेयर के रूप में आपके द्वारा आपको लिए वो लोग बेसिकली काम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको लेकर के आप लोग बहुत अच्छे से सोच समझ करके उसको उनको आप जिताइएगा, उनको आप वोट दीजिएगा। ठीक है, बाकी 21 मार्च आप यहाँ पे देख सकते हैं होली का त्यौहार भी आपका आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से यूपीएससी एग्जाम को लेकर के 20 दिन का जो पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आप उसको अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। होली को एक दिन एंजॉय करने में कोई बुराई बात नहीं है। एक तरह से आपको 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप उसको अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और एक तरह से आप लोग अपने जो सिलेबस है उसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। 20 दिन बहुत ज़्यादा समय होता है आपके सिलेबस को और अच्छे से एक बूस्टअप करने को लेकर के, एक तरह से और अच्छे से उसको रिवाइज करने को लेकर के। तो अच्छे से उसको पढ़ते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए, करंट अफेयर की क्लासेस को और अच्छे से कवर करते हुए चलिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा, बेसिकली दिवस से रिलेटेड है, जो कि ओरल हेल्थ डे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको विश्व भर में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये दिवस बेसिकली 20 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मौखिक अगर स्वास्थ्य दिवस की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये एक तरह से बेसिकली इसको यहाँ पे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ताकि एक तरह से अवेयरनेस को, ओरल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके। और एक तरह से एक लिंक आप देख सकते हैं, मौखिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम इसको मना सके। एक तरह से जटिल संबंध के बारे में जागरूकता फैलाने को लेकर के ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 12 सितंबर 2007 को, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बेसिकली एफडीआई यानी जो एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के फाउंडर डॉक्टर चार्ल्स गोडॉन के बर्थडे के रूप में बेसिकली ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया है, ये देख सकते हैं। तो वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के जो संस्थापक है डॉक्टर चार्ल्स गोडान के जन्मदिन पर इसको शुरुआत किया गया था पहली बार 12 सितंबर को, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद से ये हर साल बेसिकली 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाने लगा है। WHO के अनुसार अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 3.5 बिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली रोकथाम अत्यधिक यहाँ पे संभव की गई है। देख सकते हैं प्रिवेंटेबल इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओरल डिजीज से रिलेटेड, जो कि 3.5 बिलियन पीपल जो है वो इससे बेसिकली ग्रसित है। तो ये WHO के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ओरल डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो कैविटी में आप देख सकते हैं, कैविटी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ओरल डिजीज है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसी को अवेयरनेस करने को लेकर के, जागरूकता फैलाने को लेकर के ये दिवस जो है वो हर साल जो है 20 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दिवस है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है बेसिकली विश्व एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के, जो कि 2023 का है। ये हम लोगों ने कल के डेट में भी हम लोगों ने कवर किया था। यहाँ पे स्विच ऑर्गेनाइजेशन IQAIR के द्वारा बेसिकली ये जो रिपोर्ट है जारी किया गया। यहाँ पे साफ साफ देखा जाता है भारत यहाँ पे दुनिया का तीसरा सबसे खराब देश आपको देखने को मिलेगा। 134वां देश में एयर क्वालिटी के मामले में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत यहाँ पे 54.5 mg पर मीटर क्यूब कि यहाँ पे स्कोर रहा है भारत का 2023 का। बांग्लादेश के बाद और पाकिस्तान के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो तीसरा सबसे खराब आप देख सकते हैं देश आपको देखने को मिलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। बांग्लादेश सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जिसका स्कोर आप देख सकते हैं 79.9 है। पाकिस्तान आपका 73.7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर स्टेट की बात करें, एक सिटी की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, तो बिहार का जो बेगूसराय है वो दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका कहलाता है। तो महानगरीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र अगर है कोई, तो बिहार का बेगूसराय आपको देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र आप देख सकते हैं।
अगर किसी कंट्री के कैपिटल की बात की जाए कि किसी देश की राजधानी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो वो आप देख सकते हैं हमारे भारत की दिल्ली ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2018 से लगातार 4 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का यहाँ पे इसको दर्जा दिया गया है, देख सकते हैं। तो 2018 से लगातार ये आपको देखने को मिलेगा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बेसिकली ये आपका है, ये ध्यान रख सकते हैं। 2022 की अगर हम लोग बात करें डेटा का, तो इंडिया का जो स्थान रहा था वो 8वां नंबर था सबसे प्रदूषित देश के रूप में। लेकिन आज के डेट में आप देख सकते हैं 2023 की अगर के रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का स्थान यहाँ पे आपको थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आप देख सकते हैं। भारत का स्थान आज के डेट में तीसरे नंबर पे है सबसे खराब एयर क्वालिटी रिपोर्ट को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। इसको यहाँ पे ये वाला पोर्शन हटा दीजिए। ठीक है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड समिट यहाँ पे डेमोक्रेसी का हुआ है, उसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है जो कि साउथ कोरिया के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया गया है। देख सकते हैं ये समिट जो है वांस ऑफ एआई रिस्क टू डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन का यहाँ पे मेजबानी दक्षिण कोरिया के द्वारा यहाँ पे किया गया है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यून सुक यूल, इनके द्वारा यहाँ पे वार्न किया गया एआई बेस्ड फेक न्यूज़ को लेकर के। एक तरह से देख सकते हैं फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए यहाँ पे खतरा बताया गया है। देख सकते हैं इसका इस समिट जो हुआ है, डेमोक्रेसी का जो समिट हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ये बेसिकली सियोल में आपको देखने को मिलेगा। सियोल में लोकतंत्र शिखर सम्मेलन लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल खतरों और प्रौद्योगिकी की भूमिका को यहाँ पे संबोधन करता है, देख सकते हैं। और ग्लोबल ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके द्वारा यहाँ पे रसिया और चाइना को यहाँ पे बेसिकली इस अभियान चलाने का आरोप लगाया है, देख सकते हैं। तो वैश्विक अधिकारियों ने रूस और चीन पर दुर्भावनापूर्ण प्रचार अभियान चलाने पर आरोप लगाया है। और यहाँ पे यूएसए के द्वारा भी ये रिलीज किया गया पहला गाइडेंस जो देख सकते हैं मानवाधिकारों पर हमला को रोकने के मदद करने के लिए यूएसए ने तकनीकी रूप से कंपनियों के लिए अपनी तरह का पहला मार्गदर्शन भी जारी किया है। तो ये देख सकते हैं ये शिखर सम्मेलन आपको सियोल में देखने को मिलेगा साउथ कोरिया का, जहाँ पे वांस ऑफ एआई रिस्क टू डेमोक्रेसी से ये आपका सम्मेलन का ये टाइटल है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे थ्रेड बताया गया डेमोक्रेसी को लेकर के, जो कि एआई बेस्ड फेक न्यूज़ को यहाँ पे फैलाया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसको फैलाने को लेकर के किसको यहाँ पे एक्यूज ठहराया गया है, तो आरोप किस पर लगाया गया है, तो रसिया और चाइना के ऊपर यहाँ पे आरोप लगाया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है किनको, प्रभा वर्मा को, जो कि 2023 का है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं ये केरला के एक साहित्यकार है और एक कवि भी है, ध्यान रख सकते हैं, जिनके द्वारा इनके द्वारा जो काम किया गया है रुद्र सात्विकम, आप यहाँ पे देख सकते हैं सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान यहाँ पे इनको मिला है। तो इनके जो द्वारा जो बेसिकली लिखा गया था, एक इनके द्वारा जो काम किया गया था रुद्र सात्विकम के लिए ही इनको यहाँ पे सरस्वती सम्मान पुरस्कार से यहाँ पे नवाजा गया है। ये केरला के कवि हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ये अवार्ड बेसिकली जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, जो कि 1991 से हर साल ये बेसिकली अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो एक तरह से ये लिटरेसी अवार्ड का सबसे उच्चतम अवार्ड आपको देखने को मिलेगा देश में का, देख सकते हैं देश में सर्वोच्च साहित्य के पुरस्कार के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। रौद्र सात्विकम की बात करें तो एक तरह का ये आपका काव्य कृति आप देख सकते हैं, जो कि मलयालम में लिखा गया है और इसको 2022 में प्रकाशित किया गया था। देख सकते हैं इसी वर्ग को लेकर के ही इनको यहाँ पे ये सम्मान से नवाजा गया है, देख सकते हैं। और अगर हम लोग पहला पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, पहला पुरस्कार जो है सरस्वती सम्मान का, ये किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को ये अवार्ड दिया गया था। ये उनके किस काम के लिए दिया गया था, तो उनके द्वारा जो लेखन की गई थी क्या भूलूं क्या याद करूं, उसको लेकर के यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। अभी रिसेंट में ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो प्रभा वर्मा, ये ध्यान रख सकते हैं। और सबसे पहला ये अवार्ड किसको दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपका एक दिवस से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ये दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के नाम पे, देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जो है वो हर साल बेसिकली 20 मार्च को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
ये दिवस जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया है वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये बेसिकली 28 जून 2012 से इसको स्टार्ट किया गया है। देख सकते हैं 2013 से अगर हम लोग बात करें तो ये दिवस जो है यहाँ पे इसको 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स के द्वारा बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन अगर 2015 की अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे 17 सतत विकास योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जहाँ पे लोगों को खुश रहने के लिए, लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये दिवस जो है वो और तेज़ी से सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो उस चीज़ को लेकर के 2015 में जब 17 सतत विकास लक्ष्य को लॉन्च किया गया था, तो उसके बाद से ये दिवस जो है वो और तेज़ी से सेलिब्रेट किया जाना स्टार्ट किया गया है। इस दिवस की स्थापना जो है वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि 28 जून 2012 से इसको स्टार्ट किया गया था। देख सकते हैं और 2013 से इसको एक तरह से हैप्पीनेस डे के रूप में इसको 193 यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक तरह से देख सकते हैं भारत दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक है। देख सकते हैं भारत, लेकिन यहाँ पर इस कैटेगरी में जो है वो सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्रीज के कैटेगरी में आता है। अगर मैं बात करूँ रैंक की तो भारत का रैंक कितना है 126, आप यहाँ पे देख सकते हैं 126वां स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल कितने देशों में, तो 146 कंट्रीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का स्थान 126वां यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरह से भारत जो है कम खुशहाल देश के कैटेगरी के अंतर्गत आता है 2013 के विश्व खुशी सूचकांक की अगर मैं बात करूँ तो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। अगला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोमेटो के द्वारा यहाँ पे प्योर वेज यहाँ पर डिलीवरी फ्लीट को यहाँ पे लॉन्च किया गया। प्योर वेज आप देख सकते हैं इस तरह का बैग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्योर वेज फ्लीट। ये जोमेटो के द्वारा प्योर 100% वेजिटेरियन फूड जो है वो यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे इस डिलीवरी फीड के थ्रू। यहाँ पे जो जोमेटो के फाउंडर है, संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने अपनी खाद्य वितरण कंपनी के लिए एक समर्पित बेड़ा यहाँ पे लॉन्च किया है, जो हर एक डिलीवरी बॉक्स में प्योर वेज रेस्टोरेंट के ऑर्डर को यहाँ पे पूरा करेगा। देख सकते हैं प्योर वेज रेस्टोरेंट से ये आपका ग्रीन डिलीवरी बॉक्स यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे बेसिकली लॉन्च किया गया है, जो कि फूड डिलीवरी कंपनी के द्वारा यहाँ पे सर्व किया जाएगा प्योर वेज रेस्टोरेंट से। देख सकते हैं प्योर वेज मोड में ऐसे रेस्टोरेंट शामिल होंगे जो केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसते हैं, यानी ये उन्हीं उन्हीं रेस्टोरेंट से बेसिकली कनेक्ट होंगे जो बेसिकली प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और वहीं से सारे जो भी ऑर्डर होंगे वहीं से रिसीव करके ये डेस्टिनेशन तक इनके द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो देख सकते हैं उन्हीं रेस्टोरेंट के साथ ये कनेक्ट होगा जो बेसिकली प्योर वेजिटेरियन फूड में डील करते हैं, और इसके अलावा नॉनवेज फूड आइटम को गैर शाकाहारी पदार्थ यहाँ पे जो परोसते हैं उन रेस्टोरेंट से इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। जोमेटो का स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 2008 में इसको स्थापित जोमेटो को पहले फूडीबी फूडीबी फूडीबे के नाम से जाना जाता था 2008 से 2010 तक। उसके बाद फिर इसका नाम बदल करके जोमेटो कर दिया गया। देख सकते हैं अगले न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सलेंस यहाँ पे दिया गया है। और ये बेसिकली किस कैटेगरी में ये अवार्ड जो दिया जाता है वो देख सकते हैं जर्नलिज्म कैटेगरी में यहाँ पे इसको दिया जाता है। 2021 और 2022 की यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2021-2022 का है, ये ध्यान रखिएगा। ये अवार्ड बेसिकली जर्नलिज्म कैटेगरी में दिया जाता है, और ये अवार्ड जो है 2024 का यहाँ पे अभी इसको दिया गया है रामनाथ गोयनका अवार्ड। किस फील्ड में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। अब यहाँ पे कौन किस किस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ये ध्यान रखिएगा इस जर्नलिज्म के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो कौन सा पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार, ये ध्यान रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट और साइंस कैटेगरी की, अगर हम लोग बात करें विज्ञान श्रेणी की बात करें, देख सकते हैं जयश्री आपको देखने को मिलेगा, और हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, सरकारी और राजनीतिक रिपोर्टिंग श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रितिका चोपड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेसवे में, कि बेसिकली इनको यहाँ पे दिया गया है। प्रिंट कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो कृति डुबे यहाँ पे इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, जो कि BBC हिंदी से बिलोंग करती हैं। ये अवार्ड जो है वो 13 कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स हो गए, गवर्नेंस हो गए, बुक्स हो गए, फीचर राइटिंग्स हो गए, रीजनल लैंग्वेज हो गए, प्रिंट हो गया, डिजिटल हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। इन सभी कैटेगरी में यहाँ पे ये अवार्ड जो है टोटल 13 कैटेगरी में ये पुरस्कार यहाँ पे
दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये उस 2024 का पुरस्कार जो है वो बेसिकली इन पर्सनालिटी जो है, जो हाईलाइटेड पर्सनालिटी है, इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और सबसे हाईएस्ट अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जर्नलिज्म का पुरस्कार आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे उच्चता यानी सर्वोच्च पुरस्कार यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है बेसिकली आपका रिलेटेड है, यहाँ पे फोर्स लेवल से रिलेटेड है। आईएलओ के द्वारा स्टडी किया गया है कि 3.5 पीपल फॉर एवरी 1000 देख सकते हैं प्रत्येक 1000 में। देखिए इस वाले न्यूज़ को हम लोगों ने कल INA में भी कवर किया था। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो डिटेल में हम लोगों ने INA जो हम लोगों ने कवर करते हैं रात के 8 बजे, वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में कवर किए, तो वहाँ पे आप लोगों ने इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। देख सकते हैं हर 1000 लोग में 3.5 लोग आपको यहाँ पे जबरन मजदूरी में लगे हुए फोर्स लेवल में। चलिए मुझे बताइएगा किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में यहाँ पर फोर्स लेवल के बारे में बताया गया है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो यहाँ पे ILO के द्वारा जो स्टडी किया गया है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं नए अध्ययन से पता चलता है 2014 के बाद से जबरन श्रम से होने वाले अवैध मुनाफे में 37% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। देख सकते हैं 37% यहाँ पे राइज हुआ है फोर्स लेवल की कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो। अगर प्राइवेट इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 236 बिलियन डॉलर यहाँ पे इलीगल प्रॉफिट जो है वो पर ईयर यहाँ पे बेसिकली मुनाफा होता है, देख सकते हैं प्रॉफिट होता है, जनरेट होता है। और अगर टोटल एनुअल इलीगल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं फोर्स लेवल की, तो सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा यूरोप और मध्य एशिया में सबसे अधिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक की अगर मैं बात करूं तो टाइटल क्या है, प्रॉफिट्स एंड पॉवर्टी। देख सकते हैं जबरन श्रम का अर्थशास्त्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका टाइटल है। इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं ILO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे, जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनके जो चेयरमैन है वो गिलबर्ट F होकाम्बो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखते रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अभी हम लोगों ने इसको कवर किया इंटरनेशनल हैप्पी डे के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको यहाँ पे जारी किया जाता है। और रैंक वाइज की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का स्थान जो है वो कितना है, 126 है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में भारत का स्थान कितना है, 126 है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की अगर हम लोग बात करें तो 2023 में जो भारत का स्थान था वही स्थान आपको यहाँ पे इस वर्ष भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री की अगर मैं बात करूँ, सबसे टॉप में जो सबसे खुशहाल देश की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं लगातार 7 वर्ष तक 7वें साल में दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में यहाँ पे फिनलैंड यहाँ पे लगातार बना हो रखा है, ये ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान यहाँ पे सबसे लास्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला कौन है, फिनलैंड, दूसरा सबसे लास्ट कौन है, अफगानिस्तान, और भारत का स्थान कितना है, 126। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। लिथुआनिया 30 साल से कम उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए सर्वोच्च स्थान पर है। देखा जाए अगर चिल्ड्रन और यंग पीपल की अगर मैं बात करूँ जिनकी उम्र अंडर 30 है तो उसमें देखा जाए तो लिथुआनिया जो है वो सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। 30 साल से कम उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए सर्वोच्च स्थान पर है। इसके साथ साथ डेनमार्क की अगर मैं बात करूं 60 और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ये सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा हुआ है। देख सकते हैं 30 से कम उम्र के लिए लिथुआनिया और 60 से ज़्यादा उम्र के लिए डेनमार्क आप देख सकते हैं सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इसकी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी रैंकिंग किन किन चीज़ों पर आधारित है, देख सकते हैं। सबसे पहले ये आपका GDP हो गया, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, फिर सोशल सपोर्ट हो गया, सामाजिक समर्थन हो गया, फ्रीडम हो गया, स्वतंत्रता हो गया, जेनरसिटी हो गया, उदारता हो गया, परसेप्शन ऑफ करप्शन आप देख सकते हैं, भ्रष्टाचार की धारणाओं यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आधारित है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो 126वां रैंक भारत का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी क्षेत्र पे स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग भारत जो है वो 126वां स्थान पर आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 100 कितने नंबर पे आउट ऑफ, तो 126 आउट ऑफ 146, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे COP प्रेसिडेंट जो हैं सुल्तान अल जफर, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे स्वास्थ्य स्थायी ऊर्जा नेतृत्व के लिए यहाँ पे
सुल्तान अल जाबिर को यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये कौन है? ये COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 को लेकर के यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया, सेरावीक लीडरशिप अवार्ड। ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे सतत ऊर्जा भविष्य के प्रति वैश्विक सहमति बनाने के लिए सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है ये। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पिछले दशक की अगर मैं बात करूं तो S&P ग्लोबल द्वारा ये सेरावीक ने PM मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो को यहाँ पे सम्मानित किया था। देख सकते हैं लास्ट टिकट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरह का आप देख सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर यहाँ पे इनको स्थापित करने के लिए ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। ह्यूस्टन के सेरावीक में सतत ऊर्जा भविष्य के प्रति वैश्विक सहमति बनाने के लिए सेरावीक लीडरशिप पुरस्कार से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 सेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए मुझे बताइएगा ये कहाँ पे हुआ है, तो मुझे बताइएगा 26 बताइएगा कहाँ पे हुआ था, 27 कहाँ पे हुआ, 28 कहाँ पे, इस सब का होस्टिंग कंट्री मुझे बताइएगा, मेजबानी कहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, 26 का बताइएगा COP26, COP27, COP28 कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये मुझे बताइएगा देश का नाम। अगला न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, UN के द्वारा प्लैनेट ऑन द ब्रिंक यानी 2014 से 2023 तक का वार्मेस्ट डिकेड यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। सबसे गर्म दशक बेसिकली आप देख सकते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा गर्म दशक ये पृथ्वी का, प्लैनेट का ये माना गया है। तो UN वेदर एजेंसी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में कहा है कि औसत तापमान 174 वर्षों के रिकॉर्ड रखने के उच्चतम स्तर पर यहाँ पे पहुँच गया है। 174 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रैक किया गया। उसमें यहाँ पे साफ साफ देखा गया है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वार्मेस्ट डिकेड जो देखा गया है वो 2014 से 2023 देखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.45 डिग्री सेल्सियस अबव आपको देखने को मिलेगा, सेल्सियस ऊपर यहाँ पे पहुँच गया है। महासागर का तापमान भी 65 वर्षों में सबसे गर्म तक पहुँच गया है। देख सकते हैं 65 वर्षों में सबसे ऊपर तक यहाँ पे पहुँच गया है। 90% से अधिक समुद्रों में लू की स्थिति का अनुभव होने वाला कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस है, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, चलिए मुझे बताइएगा। कितनी बार बता रखा है मैंने आप लोग को। ठीक है, चलिए अफ्रीकन देश से बेसिकली बिलोंग करते हैं। बताइएगा मुझे किस अफ्रीकन देश से ये बेसिकली बिलोंग करते हैं। इतना तो आप याद होगा आप लोग को, कितनी बार मैंने इनके बारे में आपको बताया है। अच्छे से सारे न्यूज़ कवर करते हुए चलिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। वो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे तो थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, कल के डेट में भी देखिए, मैं जो लोग आंसर करते हैं उनको उनका नाम मैं अनाउंस करता हूँ, लेकिन सभी कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए और फिर आंसर करने का कोशिश कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हुए चलिए। जैसे कल के डेट में प्रांजलि के द्वारा आंसर आया था, पूजा के द्वारा आंसर आया था, तो देख सकते हैं सभी लोग कोशिश कीजिए इसको आंसर देने का। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ताकि आपका भी नाम अगले दिन अनाउंस किया जा सके। तो ग्रिड इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मिनी रत्ना PSU कंपनी यहाँ पे बन गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटस यहाँ पे इसको मिनी रत्ना श्रेणी 1 की यहाँ पे बात कही जा रही है। CPSE के का दर्जा यहाँ पे इसको दे दिया गया है भारत के बिजली परिदृश्य में, ग्रिड इंडिया को, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े ग्रिडों में से एक का प्रबंधन यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। तो एक तरह से इवॉल्विंग पावर डिमांड्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। बढ़ती बिजली मांगों, नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने और सतत विकास के तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए अनुकूलित किया गया, ये देख सकते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के। ग्रिड इंडिया के चेयरमैन की मैं बात करूँ तो SR नरसिम्हन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरह से ये एक स्टेटस दिया गया मिनी रत्न कैटेगरी 1 का CPSE का, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडिया के पावर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है।
एक तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रिड आपको, जिसको यहाँ पे इसको मैनेज किया जा रहा है। दुनिया के सबसे ग्रिडों में से एक का प्रबंधन यहाँ पे किया जा रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ग्रिड इंडिया एक मिनी रत्न PSU कंपनी बन गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। जिसके चेयरमैन कौन है? SR नरसिम्हन, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ बेसिकली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र का यहाँ पे गौरव पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर उमा रेले को, ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि भारतीय डांसर हैं। ये इनको यहाँ पे महाराष्ट्र का ये गौरव अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया, जो कि भारतनाट्यम में इनके द्वारा बहुत योगदान यहाँ पे दिया गया है। तो उसी चीज को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से निकल करके नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय में नृत्य में महारत हासिल की और नवाचार किया, देख सकते हैं। तो इन्होंने एक तरह से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ वहाँ से निकल करके ये बेसिकली डांस के क्षेत्र में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से इन्होंने महारत हासिल की और इसमें नवाचार किया, देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट भारतनाट्यम डांसर की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, पद्म सुब्रमण्यम देख सकते हैं, रुक्मिणी देवी आप देख सकते हैं, और मलिका साराभाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भारतनाट्यम डांसर है जो आपके सामने है, ये सारे ध्यान रख सकते हैं। जहाँ पे अभी फिलहाल डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो आई होप सारे न्यूज़ आपको अच्छे से कवर हो रहे हैं और अच्छे से आप सारे न्यूज़ समझते हुए चल रहे हैं। तो ये था पूरा आपका करंट अफेयर। आइए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका स्टार्टअप महाकुंभ जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है वो आपको बताना है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है उसका आपको लोकेशन बताना है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है स्टार्टअप महाकुंभ, ये ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसमें दुनिया का सबसे खुशहाल देश अभी बताया था ना कि पहला नंबर, लास्ट नंबर और भारत का स्थान बताना है। तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है वो आपको बताना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो अभी इसका जो प्रभार है वो किसको दिया गया वो आपको बताना है। चौथा, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी अभी किसे दी गई है वो आपको बताना है। एफसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो कब मनाया जाता है वो आपको बताना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको आज ही के करेंट अफेयर से मिल गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने कवर किए हैं करेंट अफेयर में, वहाँ से मिले। थोड़ा सा आप लोग सर्च कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ठीक है, ताकि आप लोग का भी अनाउंस किया जा सके। जो भी नाम जैसे कल प्रांजलि हो गई, पूजा के द्वारा आंसर दिया गया, तो कोशिश करें सभी लोग आंसर देने का, ठीक है। तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। जो लोग नए हैं आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारे करंट अफेयर। बाइलिंगुअल्स में आपको सारे करंट अफेयर यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं देख सकते हैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल में। अगर आप नहीं हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से, अब देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सारे फ्रेंड सर्कल ज्वाइन हो सके और करंट अफेयर का आनंद उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।